Hello guys, welcome back. Let's start part 2 of unit number 2, that is inventory valuation without any further delay. So let's start. तो पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग या फिर कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है वो हम इस पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो हम इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। मैक्सिमम 10-12 मिनट की वीडियो होगी ये वाली, और फिर बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है, सबसे पहले ये समझना है आपको कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इन्वेंट्री कंप्राइजेस एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो भी नॉर्मल बिजनेस है जिसके अंदर आप जिस भी चीज़ का सेल परचेज करते हो यानी ट्रेड ऑफ करते हो, तो वो सारी चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर शामिल होंगी, ठीक है। इन द प्रोसेस प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो इंक्लूड होता है, यानी एज अ रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, तब भी वो शामिल होगा इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या फिर आप जैसे एक तो आप डायरेक्टली उसको सेल करते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, उसका यूज़ करके आप फिनिश गुड्स बनाते हो, देन उसको सेल करते हो, ठीक है, या फिर सर्विसेज देने में आपकी हेल्प होती है उससे। तो वैल्यूएशन के रूल क्या है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज एनआरवी, यानी कि जब आपको दो वैल्यूज दे रखी हो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, तो आपको हमेशा इन दोनों में से लोअर की तरफ जाना है, ठीक है। जो भी लोअर होगा वो प्रिवेल करेगा, उसको ही आपको इन्वेंट्री वैल्यू के लिए कंसिडर करना है, उसी वैल्यू को कंसिडर करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट, जितने का आपने परचेज किया है। दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट, उसको कन्वर्ट करने में यानी फिनिश गुड्स बनाने में आपका जो भी खर्चा हुआ है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अलावा अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इसके अलावा आपने जैसे परचेज किया तो उसके अंदर कैरीज इनवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं जो कि हमें पढ़ने हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं आपके पास, एक है फीफो, दूसरा है लीफो, तीसरा है वेटेड एवरेज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फीफो क्या होता है। तो फीफो का फुल फॉर्म रहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जैसे आप अगर किसी भी चीज़ का सेल परचेज करते हो, आपके पास जो गुड्स आपने सबसे पहले परचेज की होंगे, यानी कि अगर मैं 1 महीने का अगर बना रहा हूँ, सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1 महीने के लिए करता हूँ, अगर अप्रैल के मंथ के लिए कर रहा हूँ लेट सपोज, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर और 30 ऑफ अप्रैल तक, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने 2 तारीख को इन हुआ मेरा, ठीक है। तो जब मेरे को अगली बार सेल करना होगा ना, तो मैं सबसे पहले इसी वाले को सेल करूँगा। मान लो 10 तारीख को मेरे को आउट करना है यानी सेल करना है, तो मैं 2 तारीख वाले को सबसे पहले सेल करूँगा। इसके बाद हो सकता है कि मैंने 5 तारीख को भी प्रोडक्ट खरीदा हो, तो मैं 5 वाला बाद में सेल करूंगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट इन कौन सा हुआ है, 2 अप्रैल वाला, तो वही फर्स्ट आउट होगा। जब 10 को सेल करूंगा तो सबसे पहले 2 अप्रैल वाला प्रोडक्ट सेल करूंगा, आफ्टर दैट 5 अप्रैल वाले पे आऊँगा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपने बाद में कौन सा खरीदा है, ये 5 तारीख वाला, तो सबसे पहले आप 5 तारीख वाले को सेल करोगे। अगर तब भी आपका रहता है तो आप सेल करोगे ये वाला, ठीक है, 2 अप्रैल वाला। ऐसे रहता है आपका लीफो और फीफो, ठीक है। जो लीफो है ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे अपने हमने पढ़े थे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना। पहले हमारे IFRS वाले हैं जो इंटरनेशनल है, और दूसरे हमारे इंड AS जो कि इंडिया के लिए बनाए गए हैं स्पेशली, है ना, कन्वर्स करके। तो लीफो परमिटेड नहीं है, ठीक है, लीफो आप यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं चलेगा आपका इंडिया के अंदर, इसको परमिशन नहीं दिया गया यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज के अंदर क्या है, कैलकुलेट करना होता है मैं वेट सबसे पहले, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि लेट सपोज आपने 2 को खरीदा, 3 को खरीदा, 5 को खरीदा, ठीक है। इस डेट को आपने 200 यूनिट खरीदे और उनका कॉस्ट था आपका मान लो 5 रुपये, ठीक है। फिर आपने इस डेट को 500 यूनिट खरीदे, मान लो उनका कॉस्ट था 10 रुपये। फिर आपने इस डेट को 100 यूनिट खरीदे, मान लो उनका कॉस्ट था 20 रुपये। तो आपके पास टोटल यूनिट कितने हुए, टोटल यूनिट्स की अगर बात करेंगे, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना ईजी होता है ये। देखो 200 प्लस में 500 जो थर्ड वाला है, फिर उसके बाद
5 अप्रैल को 100 यूनिट्स और, तो टोटल कितना हो गया ये 500 200 700 800 800 यूनिट्स हो गया। और टोटल वैल्यू कितना होगा, ठीक है, टोटल वैल्यू कितना होगा, देखो 200 वाला जब 5 रुपये में खरीदेंगे, 5 दूनी 10, 1000 रुपये 1000, ठीक है। फिर 500 वाला 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 500 क्वांटिटी 10 के हिसाब से, फिर 100 क्वांटिटी 20 के हिसाब से, तो 2000। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो 13000 हो गया, सॉरी 500 तो 7 1 8000 हुआ, ठीक है। अब आपका कुछ नहीं करना है, आपने क्या बोला है फॉर्मूले में, बोला है कि वेटेड एवरेज करने के लिए क्या करना है, कॉस्ट बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी 8000 है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 8 दम 80, यानी 10 रुपीज़ हमारा वेटेड कॉस्ट आ गया। बस ऐसे करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अब मैं एग्जांपल की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फीफो का एग्जांपल है, अ कंपनी हैज़ 100 यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री एट $10 ईच, यानी 100 यूनिट्स है हमारे पास $10 वाले। इट परचेजेस 200 यूनिट्स एट 12 ईच, फिर उसके बाद हमने 200 और परचेज करे $12 वाले, फिर उसके बाद हमने 150 सेल करे। तो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन कौन सा है, ये 100 यूनिट्स 10 वाला। तो सबसे पहले हम इस 150 में 100 बेचेंगे, कितने वाले, 10 वाले, प्लस अभी भी 50 और बेचने, तो 50 बेचेंगे ये जो बाद में परचेज करा है 12 वाला। तो यानी कि अब हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग में क्या बचेगा, ये 100, ये वाले जो 100 थे ये तो पूरे चले गए, पूरे सेल हो गए। 200 में से 50 सेल हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल 150 सेल करने थे। अभी भी इसके अंदर 100 बचे हुए हैं, सॉरी 150 बचे हुए हैं, ठीक है। 50 सेल करने के बाद 150 बचे हैं, कितने वाले, तो 12 वाले, ठीक है। यानी इनका कॉस्ट होगा 1800। बस ऐसे करना है आपको फीफो के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये रहा, COGS की बात करेंगे, ये कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1600, 1800 का बचा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, लीफो का एग्जांपल दे रखा है, अ कंपनी हैज़ 100 यूनिट इन बिगिनिंग इन्वेंट्री एट 10 ईच, फिर उसके बाद 200 यूनिट्स और परचेज करें 12 ईच, उसके बाद 150 सेल करें। सेम एग्जांपल है पहले जैसा। तो लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये 200 वाला जाएगा पहले, जो क्योंकि ये बाद में आया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो यानी इसमें से 150 चले जाएंगी क्वांटिटी 12 वाली, ठीक है। तो 12 15 180 1800, ठीक है। अब उसके बाद बचेगा क्या, हमारे पास 100 यूनिट पहले वाले बचे हैं जो कि 10 ईच वाले थे, प्लस में इसमें से भी अभी 50 बचे हुए हैं, तो 50 इंटू में 12, तो टोटल कितना, टोटल हमारे पास बचा है, कॉस्ट की अगर बात करें तो 1000 का ये, प्लस में 600 का ये, 1600 का, ठीक है। क्वांटिटी कितनी बची है, तो 100 ये और 50 ये, 150, ठीक है। 150 यूनिट्स बचे हैं और इतना उनका कॉस्ट है। बस बाकी क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे से करेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज की बात करेंगे सेम क्वेश्चन को। तो वेटेड एवरेज के लिए करना कुछ नहीं, आपने, आपके पास टोटल कितना क्वांटिटी है, टोटल आपके पास 100 प्लस में 200, 300 क्वांटिटी है, और उनका कॉस्ट कितना है, ये क्वांटिटी है ये कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट कितना है, जो पहले वाला था उसका कॉस्ट था $1000, प्लस जो 100 है इसको 10 से इंटू करेंगे तो 1000, इसके अलावा 200 12 से इंटू करेंगे 2400, ठीक है। तो टोटल 3400 कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे वेटेड कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3400 कॉस्ट डिवाइडेड बाय 300 क्वांटिटी, 1 2 1 2 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 11 3 33, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 11.11 लगभग, ठीक है। इतना आएगा 11.11, ये रहा 11.33 आया है, सॉरी, ठीक है। तो 150 क्वांटिटी 11.33 के हिसाब से सेल कर दिया हमने। सेल कितना करा 150, इसी हिसाब से, तो रिमेनिंग भी कितना बचेगा इसी प्राइस पे, ठीक है। ये वेटेड कॉस्ट है। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं कि प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस मेथड से, ठीक है, वो बात करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। फीफो जनरली रिजल्ट इन अ हायर प्रॉफिट बिकॉज ओल्डर चीपर इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट। तो ये बात कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन के टाइम पे, है ना, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे आपको कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल रहेगा, या फिर किस मेथड से आपका प्रॉफिट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो फीफो जनरली रिजल्ट्स इन हायर प्रॉफिट, फीफो में आपके पास हायर प्रॉफिट आएगा, बिकॉज जब आपने पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि पहले आपने जो प्रोडक्ट खरीदा होगा पीछे, है ना, तो उस समय हो सकता है कि इन्फ्लेशन ना हो, तो आपने वो प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा होगा,
है ना। लेकिन अभी इन्फ्लेशन है, मार्केट पीक पे है, तो इस समय क्या है, सब चीज़ के प्राइसेस, जनरल प्राइसेस बढ़े हुए हैं। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब जो चीप वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर पाओगे, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन हायर टैक्सेस भी देने पड़ेंगे वो तो। और लीफो के अंदर क्या होगा, लीफो के अंदर लोअर प्रॉफिट आएगा आपका इन्फ्लेशन के टाइम में, ठीक है, लोअर टैक्सेस। और वेटेड एवरेज में क्या होगा, प्रॉफिट रिजल्ट बिटवीन फीफो एंड लीफो, ये फीफो और लीफो का वेटेड है, यानी एवरेज है एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है बिजनेस इनकम पे। देखो फीफो से सीओजीएस अपना आया था 1600, प्रॉफिट 8400, ठीक है। तो इसमें बोला कंपनी यूजेस फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज टू वैल्यू इन्वेंट्री सेल्स रेवेन्यू इज $10,000। तो हमने ऐसा माना कि $10,000 हमारा क्या है, सेल्स रेवेन्यू है। तो फीफो से सीओजीएस हमारा 1600 बन रहा है, प्रॉफिट आया 8400। लीफो से सीओजीएस बन रहा है 1800, तो प्रॉफिट आया 8200। वेटेड एवरेज कॉस्ट से इतना बन रहा था हमारा सीओजीएस और इतना प्रॉफिट आएगा। तो इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि आप कैसे मेथड चेंज करोगे और उसके चलते आपका प्रॉफिट जो भी रिपोर्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब समरी की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमने पढ़ा यूनिट नंबर 2 के अंदर, विच इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा, जिसके अंदर हमने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़े, अभी इसी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा ये। तो द एप्लीकेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली impacts the measurement of business income and financial reporting. That's why it is very important to have the knowledge about inventory valuation and as well as accounting for PPE, यानी कि PPE के बारे में और inventory valuation के बारे में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2 थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में दो ही मेजर चीज़ें हैं, एक तो पीपीई के बारे में और दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, और हमने ये दोनों ही चीज़ें फिनिश कर ली हैं, यानी हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो इसका कवर कर लिया है। अब इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में अपलोड करूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ही कर लेंगे, उससे ही समझ आ जाएगा, इजी टॉपिक्स है। बाकी इसके अंदर जो पीपीई के अंदर ना, जो पहला पार्ट है इसका यूनिट नंबर 2 का, उसके अंदर तो आपको डेप्रीसिएशन का ही क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। डेप्रीसिएशन विद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। चेंज इन मेथड भी है, लेकिन चेंज इन मेथड पूछा जाता है बीकॉम ऑनर्स के अंदर स्पेशली। आपका प्रोग्राम है तो आपके में नहीं आएगा, बाकी मैं देखूंगा अगर चेंज इन मेथड का भी क्वेश्चन हो पाएगा तो करवा दूंगा, ठीक है, टाइम बचेगा तो। बाकी हम नॉर्मल क्वेश्चन तो करेंगे ही, और बाकी जो आपने नॉर्मल क्वेश्चन 11th में भी करा है ना, अगर आपके पास बुक पड़ी हो तो उससे भी रिवाइज कर लोगे तब भी काम बन जाएगा। बस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बाकी आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन थोड़ा सा नया है, और आपको मैंने समझाया भी, ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से कि ईजी तो वो भी है, मुश्किल कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।